हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आपको 2 दिन का प्लान करके बहुत मज़ा आया होगा, आई होप। अब हम चलिए तीसरे दिन कर लेते हैं, यानी कि 3 मई को हमें क्या करना है। तो अभी तक हम 4 चैप्टर्स का प्लान कर चुके हैं। आज हमारे जो प्लान में 2 चैप्टर्स है वो है कोऑर्डिनेशन एंड एमीन। मैं आपको कोऑर्डिनेशन और एमीन में वो चीज़ें बताऊंगा जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी एग्ज़ाम में, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मदद करेगी। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या चीज़ें लिंक कर रहा हूँ, उनको बड़ा खास ध्यान रखिएगा। बिकॉज आपने पढ़ तो लिया है, लेकिन ये अगर आपने वीडियो देख लिया तो आप बहुत अच्छे तरह से कनेक्ट करके जाएंगे, नहीं होंगे। ज़्यादा पैनिक आपको नहीं होना पड़ेगा अगर आपने इस तरह की कनेक्टिविटी को अपने माइंड में सेट करके रखा है अगर चैप्टर को लेकर। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो करेगा वो करने वाला है आपका डी एंड एफ ब्लॉक। यस 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 बच्चों, डी एंड एफ ब्लॉक में आपने जो स्कैंडियम टू जिंक, जो आपने एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कलर्ड है या कलरलेस है, ये सब चीज़ें आपने डी एंड ए ब्लॉक में पढ़ ली है। सेम की सेम चीज़ें यहाँ पर काम आएगी, वही का वही कंसेप्ट है, वही वही मेटल है। बट यहाँ पर सिर्फ क्या हो जाता है, मेटल यहाँ पर अब कंपाउंड्स बना लेती है और उन्हीं कॉम्प्लेक्सेस को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। तो यहाँ क्या होता है, एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस हो जाती है, कॉम्प्लेक्स आ जाता है। और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स की यदि हम बात करें यहाँ पर, तो वो आपने पढ़ा होगा, एनायनिक, कैटायनिक, न्यूट्रल, इस तरह के आ जाते हैं और वो डिपेंड करते हैं एक स्पेशल कैटेगरी पर। और उस स्पेशल कैटेगरी को जो मेरी बहुत ही फेवरेट है, आपकी भी होगी आई होप, उसको हम बोलते हैं लिगेंड। तो पूरा का पूरा कंसेप्ट तो डीएनए ब्लॉक से सीख के आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर एक लिगेंड नई टर्म इंट्रोड्यूस हो जाती है, जिन लिगेंड्स को आपने क्या किया होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा। उन्हीं लिगेंड्स की मदद से हम क्या कर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स के मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट बना सकते हैं। उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट को। ये है ऑक्सीडेशन स्टेट, ध्यान रखिएगा। मैंने क्या कहा आपको, लिगेंड पर चार्ज कितना है, लिगेंड की वैलेंसी कितनी है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या बना सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो हमें पता है चलती है मेटल की, उसके अकॉर्डिंग हम उसका हाइब्रिडाइजेशन, उसके अकॉर्डिंग हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसका मैग्नेटिक बिहेवियर, उसके कलर्ड है या कलरलेस है, पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है, सब कुछ हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब यहाँ पर कि इस चीज को कनेक्ट कीजिएगा आप। तो लिगेंड अगर आपको ध्यान में है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर K4FeCN6 का, K4FeCN6 का। देखिए आयरन तो हमारी वही की वही मेटल है, लेकिन यहाँ पर CN क्या है, एक तरह का लिगेंड है। जो मुझे पता है और आप लोगों को भी पता है, CN एक तरह का नेगेटिव लिगेंड है और इस पर क्या आता है, चार्ज आता है, -1 चार्ज आता है। -1 चार्ज की वजह से यहाँ पर जब हम आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं वो हम समझते हैं। यहाँ पर पोटेशियम +1 होता है, लेकिन यहाँ पर 4 है, तो ये यहाँ पर हमारे पास मिला, +X मान लेते हैं Fe को, और साइनाइड यहाँ पर -1 और यहाँ पर साइनाइड कितने हैं, 6 है, इज इक्वल टू 0। ये -6 हो जाएगा, उधर जाएगा, ये +4 है, +4 उधर जाएगा, -6 उधर जाएगा तो +6, +4 उधर जाएगा तो -4, x इज इक्वल टू बच्चों क्या आई, +2। तो यहाँ पर +2 किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आई है, Fe की। जब आपको ये करना आ जाता है, तो ये करना आ जाता है, तो अब इस कंपाउंड को लेकर, इस कंपाउंड को लेकर जो भी इंफॉर्मेशन है, ये कलरलेस होगा या कलर्ड होगा, डायमैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सारी चीजें आप इसको क्या कर सकते हैं, इस तरह से लिंक कर सकते हैं। तो लिगेंड यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
और ये जैसे ही आता है, अब नई टर्म जैसे करना भी आपको आसान होता है। IUPAC नोमेनक्लेचर भी आप इसको रूल्स के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर रूल्स डिस्कस नहीं करूंगा, काफी सारे रूल्स हैं, डाई ट्राई 20 क्या लगाना है आपको, बट यहाँ पर आप इजी वे में जब आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकल आती है, तो जैसे इसका नाम मैं लिखता हूँ यहाँ पर, इसको मैं लिखूंगा पोटेशियम, K4 के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्या, पोटेशियम हेक्सासाइनो, यहाँ पर क्या लिखूंगा, 6 है तो 6 के लिए मैंने हेक्सा लगाया, हेक्सासाइनिडो लिख लेते हैं, हेक्सासाइनिडो फेरेट, FeRRAT। देखिए बच्चों, फेरेट इसलिए लगाया बिकॉज ये एक तरह का नेगेटिव लिगेंड है, एक तरह का कैसा है, ये नेगेटिव लिगेंड है, तो फेरेट हो गया। और फेरेट की जगह ऑक्सीडेशन स्टेट अभी हमने निकाली +2 है, तो +2। तो इस तरह से हमने इसका नाम भी लिख लिया। तो कोऑर्डिनेशन में दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, नेम, ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये कैसे आएगी ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, इंट्रोड्यूस कर दिया है यहाँ पर। इसलिए इस चीज को लिंक करते हुए जाना ताकि सारी चीजें आपके लिए बहुत ही आसान रहे। यहाँ पर हमने ऑक्सीडेशन स्टेट और नोमेनक्लेचर यहाँ पर समझा, उसके बाद में कि उसको कैसे लिख के आना है और उसकी प्रॉपर्टीज को कैसे डिस्कस करना है, ठीक है, इतना समझा। अब इसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं VBT को लेकर। तो VBT में भी सेम ऐसे ही क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे, जैसे मैंने अभी आपको K4 FeCN6 का एग्जाम्पल दिया। VBT कुछ नहीं करती है, यहाँ पर VBT बताती है आपको हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट। और हाइब्रिडाइजेशन आप कब निकाल पाएंगे, जब आप मेटल का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आएंगे, मेटल आयंस का जैसे कि Fe2+ है, ठीक है, तो Fe2+ का आपको जैसे आप वहां पर इसके इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, उसके अकॉर्डिंग किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो VBT ने डिस्कस किए यहाँ पर 2 तरह के कॉम्प्लेक्सेस इन ऑक्टाहेड्रल के केस में। एक तो किया था उन्होंने इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, और एक किया था आउटर ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस में जो हाइब्रिडाइजेशन आता है वो आता है D2sp3 के लिए, और यहाँ पर sp3d2। तो यहाँ से VBT से क्या क्वेश्चन आ सकता है कि इस तरह की K4 FeCN6 के इस तरह के 2 कंपाउंड्स को कंपेयर करके भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये डायमैग्नेटिक है और ये पैरामैग्नेटिक है, तो क्यों है ना। और इनका हाइब्रिडाइजेशन भी पूछा जा सकता है। और क्या पूछा जा सकता है कि ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस क्यों हैं और ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्यों हैं। तो ये सारा का सारा आपको जवाब कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कॉम्प्लेक्स पर जाकर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट पता करनी है और उसके अकॉर्डिंग उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है और उसके अकॉर्डिंग आपको लिगेंड को वहाँ पर फिक्स करना है। तो आपको ये सारी चीज़ों का जवाब VBT का डायामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसके अंदर तो वो पैरामैग्नेटिक है, अनपेड नहीं आ रहे तो वो डायामैग्नेटिक है। तो सब कुछ डिपेंड किस पर कर रहा है, उसी कंसेप्ट पर जो जहाँ हमने DNA ब्लॉक में पढ़ा हुआ है। तो ये होती है एक लिंकिंग की प्रोसेस, एक ताकत होती है लिंकिंग की या कनेक्टिव। सो इसका जरूर ध्यान रखिएगा कोऑर्डिनेशन में, ठीक है। अगली आ जाती है हमारे पास CFT, और CFT बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर CFT में जनरली जो क्वेश्चन आता है वो आता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ नया टाइप का है, जैसे T2GEG वाला है ना, T2GEG, ठीक है, T2GEG ये याद भी है सबको इन ऑक्टाहेड्रल के केसेस में। तो यहाँ पर 2 कंडीशंस यहाँ पर होती है, पूरा डिटेल नहीं जाऊंगा बट 2 कंडीशंस को आपने याद रख लिया। एक कंडीशन तो बताते हैं आपको, ये जो CFSC है ये क्या किसका है, ये साइन जो है ये CFSC का है। तो इफ CFSC इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी वो है जो पेयर्ड करवा देती है ना, तो लेस पेयरिंग एनर्जी है इसलिए पेयर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं D4 के केस में, D4 to D7 ही चलता है। अगर आपने कुछ इसको थोड़ा पढ़ा होगा तो D4 और D7 के केस में ही वेरिएशन आता है। तो D4 और D7 के केस में वेरिएशन आएगा। तो यहाँ पर यदि ये कंडीशन लगती है CFSC ज़्यादा है, तो अगर हम स्पेशली इन केस ऑफ D4 में देखें, D4 के केस में देखें तो T2G4 हो जाएगा, EG 0 हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये केस बनाते हैं कि CFSC इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर T2G में 3 इलेक्ट्रॉन्स तो जाएंगे मैक्सिमम, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा बिकॉज पेयरिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, CFSC कम है तो 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा।
तो D4 के केस में दो तरह के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंडीशन वाइज्ड हो गए, कंडीशन वाइज्ड हो गए। बस इस कंडीशन को ध्यान रखना और ये चीज ध्यान रखना, और ये वेरी करती है सिर्फ और सिर्फ D4 टू D7 में। इस चीज का ध्यान रख लेंगे आप, तो यहां से आप अच्छे से नंबर लेके आ सकते हैं। फिर आप जाइए यहाँ पर इसमें कि यदि इस तरह का कॉम्प्लेक्स कोई बना, अब इसी चीज को, ये मैंने डायरेक्ट D4 लिख दिया, आपको बात को समझना थोड़ा सा, मैंने डायरेक्ट D4 लिख दिया। ये D4 अगर कॉम्प्लेक्स से आया होता तो मतलब कोई कॉम्प्लेक्स दे दिया है और कॉम्प्लेक्स में जो मेटल आयन है उसका कॉन्फ़िगरेशन यदि D4 आता है, तो मतलब एक तो डायरेक्ट D4 से दे देगा कि भैया D4 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाओ, या फिर कॉम्प्लेक्स के बेसिस पर दे देगा, आपको कोई कॉम्प्लेक्स दे देगा और उसका फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो वो भी सरल है, वो भी सिंपल है। उससे पहले क्या निकालो, कॉन्फ़िगरेशन, और कॉन्फ़िगरेशन से ये पहले ये कॉन्फ़िगरेशन लिखा दो कि D4A की क्या है, उसके बाद फिर ये निकलेगा। और कंडीशन इफ CFS इज ग्रेटर देन पेयरिंग। अगर ये कंसेप्ट रहा यहाँ पर, तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पेयरिंग हो गई है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो गई है, तो इसको हम बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर क्या बोलते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये ध्यान रख लेना, इतनी सी चीज, मजा आ जाएगा आपको। यहाँ पर पेयरिंग नहीं हुई है, मतलब ये क्या है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, बहुत बढ़िया। इतना भी अगर आपने याद कर लिया तो भी मजा आ जाएगा, ठीक है। अब और इसमें अगर एक चीज और ऐड करना चाहें तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस क्यों होते हैं, किसमें इतनी हिम्मत होती है कि वो पेयरिंग करवा देते हैं, तो पेयरिंग करवाने के लिए यहाँ पर जो लिगेंड होंगे वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, बच्चों ध्यान रखना। और यहाँ इस केस में कौन सा लिगेंड होगा, उसको हम बोलेंगे वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड। इस केस में वीक फील्ड लिगेंड होगा और इस केस में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड को भी पढ़ के जाओ, जहां पर एक सीरीज होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। आगे जो आएंगे स्टार्टिंग में वो वीक फील्ड लिगेंड होंगे और लास्ट में जो आएंगे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे। तो उन अगर लिगेंड को आपको याद रहा तो उससे आप लो स्पिन होगा कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन होगा, ये आप चेक कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग इस कंसेप्ट को लगाकर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लग सकते हैं। तो यही कुछ इतनी सी ही CFT है। अगर इसको हमने अच्छे से कनेक्ट किया माइंड में, इसको अच्छे से घोला, तो मज़ा आ जाएगा हमारे लिए और बहुत इजी वे में निकल जाएगी ये। तो इतनी ही CFT है, VBT भी इतनी थी, और इतना ही क्या था यहाँ पर हमारे लिए कंसेप्ट जो हमारा IUPAC नोमेनक्लेचर का और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का। तो ये हमारे पास आ गया हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, ठीक है। सो चलिए कोऑर्डिनेशन के बाद अब हम आ जाते हैं एमीन्स पर। एमीन्स को ध्यान रख लेना, बहुत छोटा चैप्टर है, को छोड़ के नहीं जाना है, ये अच्छे से मार्क्स हमें दिलवाएगा। और छोटी सी चीज़ें हैं इसके पास, अगर इतना भी आप एटलीस्ट करके जाते हैं मज़ा आ जाएगा आपको एमीन में, ध्यान रखिएगा। एमीन्स में मैं पहले भी बता चुका हूँ, ऑर्गेनिक वाली वीडियो मेरी देख लीजिए तो एमीन और भी आसान हो जाएगा आपका, है ना। तो बेसिक स्ट्रेंथ यहाँ पर पढ़ के जाना आपको, सबसे बढ़िया बात, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ आपने पढ़ी, PKB वैल्यूज अच्छे से करके जाना। दूसरी यहाँ पर होगी बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर, किसका ज़्यादा होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, किसकी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होती है, किसकी नहीं होती है, किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एमीन, ऑर्डर यहाँ पर आपको लिख के जाना है ना। एराइल एमीन्स की ज़्यादा होती है, एल्काइल एमीन्स की ज़्यादा होती है, किसकी होती है ज़्यादा, किस में फैक्टर लगता है, किस में इंडक्टिव इफेक्ट लग जाता है, ठीक है। इन सब चीज़ों को आप यहाँ पर मेंशन करके जाना। तीसरी जो चीज़ें हैं मैं बताऊँगा आपको कि यहाँ पर एक और मेरे हिसाब से एक ऐड कर लेना, इसको आप समझ जाएंगे। ये कन्वर्जन के टॉपिक से मैं बता रहा हूँ कि किसी को भी लेके आपसे कन्वर्ट किया जा सकता है एनिलीन में, है ना। तो कुछ भी बेंजीन ले लो, कुछ भी ले लेते हैं तो एनिलीन में कन्वर्ट करने, और फिर वापस कन्वर्जन आ सकता है एनिलीन टू जो भी बहुत सारे कंपाउंड हम बन सकते हैं। तो इन एनिलीन का केस, प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन क्या होता है और एनिलीन की केमिकल प्रॉपर्टीज, ये पूरा का पूरा आपको क्या बताता है, कन्वर्जन का एक अच्छा सा एक फोकस देता है आपको कि हाँ हमें एनिलीन के कन्वर्जन्स को इस तरह से पढ़ के जाना है कि इससे क्या बनेगा, एनिलीन किस किस से एनिलीन बनता है और एनिलीन से क्या क्या बनता है। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आई होप इतना भी आप करके जाएंगे एमीन में तो आपको बहुत फायदा होगा। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इन दोनों चैप्टर को अच्छे से 3 मई को आप कंप्लीट कीजिए और
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।